लास्ट क्लास तक हमने जो है वो 5 एडजस्टिंग एंट्रीज डिस्कस कर ली थी, सही। और उसमें हमने देखा कि डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड रेवेन्यू और डेप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट को कैसे टैकल करेंगे आप। डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट आपने पढ़ी उसका एक अलग से चैप्टर आगे आएगा अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट के अंदर। उसमें डेप्रिसिएशन की जो एडजस्टमेंट का अमाउंट हमने कैलकुलेट कल किया था ना, 30,000 रुपये निकल रहा था। ये अमाउंट जो है वो डिटेल में आपको बताया जाएगा कि कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ तो जस्ट हमने एंट्री बनाई है, इस तरीके से एंट्री बन जाएगी, एडजस्टमेंट वगैरह हो जाएगी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर लास्ट एडजस्टमेंट एंड दैट रिलेट्स टू बैड डेट्स। देखिए, जो उधार आप कस्टमर को देते हैं ना उसे कहते हैं डेट, DEBT, डेट। डेट माने जो उधार आपने कस्टमर को दिया है, और जो आपने उधार लिया होता है उसे कहते हैं क्रेडिट। यानी क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट मतलब उधार जो आपने लिया, और डेट मीन्स जो उधार आपने दिया। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेट की, यानी जो उधार आप कस्टमर को दें उससे मुतालिक बात हो रही है। अब आपने उधार कस्टमर को जब दिया होगा तो आपने तो मुकम्मल तौर पर ये देख कर दिया होगा ना कि पैसे वापस मिलेंगे नहीं मिलेंगे। आपने कस्टमर की क्रेडिट रेटिंग की होगी, ये देखा होगा ये कस्टमर सॉल्वेंट रहेगा या नहीं, मेरे पैसे वापस कर सकेगा या नहीं, इसमें इसके कारोबार में लिक्विडिटी है या नहीं, ये सब देखकर आपने उधार देना है। उससे पहले तो आप उधार देंगे ही नहीं। अब आपने जब कस्टमर को ये सारी चीजें देखकर उधार दिया है तो हो सकता है फॉर एग्जाम्पल 30 डेज के लिए आपने उसको क्रेडिट दिया। 30 डेज क्या हो गया? क्रेडिट पीरियड। ये क्रेडिट पीरियड जब मिच्योरिटी होगी इसकी और वो दिन आएगी कलेक्शन का, तो हो सकता है कि आपको कलेक्शन हो जाए, और कलेक्शन हो जाएगी ना तो हम बोलेंगे जो हमारा डेट था वो गुड था, गुड डेट। गुड डेट मीन्स कलेक्शन हो गई। गुड डेट मीन्स अच्छा नहीं बोलेंगे आप, गुड डेट मीन्स कलेक्शन हो गई। और कलेक्शन हो जाएगी तो फिर हम क्या एंट्री बनाएंगे जी? कलेक्शन के बाद क्या एंट्री बनती है? कस्टमर से कलेक्शन होगी, हाँ, यानी कैश को हम डेबिट कर देंगे और अकाउंट्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। दिस इज द एंट्री फॉर कैश कलेक्शन। एंड व्हेन यू कलेक्ट कैश फ्रॉम कस्टमर यू से दैट यू गैव टू कस्टमर वाज गुड। ये अमाउंट आ गया इसका। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपने कस्टमर को 30 दिन के लिए उधार दिया और 30 दिन बाद आप कस्टमर के पास गए पैसे लेने के लिए, तो आपको कलेक्शन ना हो पाए। और ऐसा कब होता है? ऐसा अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम कहते हैं बैड डेट। पैसा नहीं मिला तो जो कर्जा था वो बुरा हो गया, बैड हो गया। और बैड होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ये अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअल बैड डेट्स मतलब कि अब पैसा मिलेगा ही नहीं, आपने जो कस्टमर को उधार दिया था अब ये कलेक्ट होगा ही नहीं। तो इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप कस्टमर के पास गए और आपने कस्टमर से कहा कि आपको मेरे 3 लाख रुपए देने हैं। तो कस्टमर ने बोला अच्छा, और वो आपको लेके गया, बोला मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और लेके गया तहखाने में। मतलब कि वो आपको लेके चला गया बेसमेंट 2 में लेके गया। जैसे ही बेसमेंट 2 में लेके गया, वहां बहुत सारे लोग जो हैं वो बंधे हुए थे। उसने एक बंदा उठाया, बालों से पकड़ा और तलवार उठाई और उसकी गर्दन अलग कर दी। और उसके बाद आपको ऊपर लेके आया, ऑफिस में बिठाया और कहा कि आप क्या कह रहे थे? तो आपने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं तो ऐसे ही आपसे मिलने आया था और आप चले जाएंगे। इसका मतलब है कि वो जो कस्टमर का डेट था जो आप। अच्छा, एक बात बताएं, इसमें फिर मुझे कहा कि स्टूडेंट ने के सर पहले भी तो हमें पता होना चाहिए था ना कि जिसको हम उधार दे रहे हैं वो तो बदमाश है। असल में जब आप उधार देने लगे तो उस टाइम आप लोगों से पूछेंगे ना कि बताओ ये बंदा पैसे वापस देता है नहीं, तो भाई की कोई बुराई करेगा? वो तो बोलेगा नहीं ये तो देते हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ हैं। तो आपको तो यही राय मिली लोगों की जिसकी वजह से आपने उन्हें उधार दे दिया। तो लेकिन अब आपका जो डेट है वो क्या बन गया? बैड बन गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये डेट के बैड बनने की एक कंडीशन है कि आपका कस्टमर सब्सिक्वेंटली आपको पता चला कि भाई वो तो बहुत बड़े हैं, हम उनसे कैश कलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। अब गए कस्टमर के पास, जब कस्टमर को आपने उधार दिया था ना उसका बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन अब जब आप कस्टमर के पास गए तो कस्टमर को बहुत लॉसेज हो चुके हैं, कस्टमर का बिजनेस सही नहीं चल रहा है। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि कस्टमर क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो ही कैन नॉट पे यू मनी। तो वो कहेगा भाई मेरे पैसे नहीं है, आप कुछ भी कर लो, पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूंगा? तो आप क्या करेंगे? मारेंगे उसको।
आप कहेंगे सही है भाई जब पैसा आए, क्योंकि अगर आप केस भी कर दें उस पर तो कोर्ट, अगर उसके पास एसिड्स नहीं है तो कोर्ट उसके हक में ही फैसला दे देगा कि भाई इसके पास अभी एसिड नहीं है, बाद में जब आएंगे तो पेमेंट कर देगा। तो इंस्टॉलमेंट होना इस बात का जो है वो रीजन बन सकता है कि हमें कस्टमर से पैसे ना मिल सके। और भी चीजें हो सकती हैं आप कस्टमर के, अच्छा ये जो डेट है ना ये ओरल प्रॉमिस है, अकाउंट रिसीवेबल है ना, ये नोट रिसीवेबल के बारे में बात नहीं हो रही है, ये अकाउंट रिसीवेबल के बारे में बात हो रही है। तो आपने कस्टमर से जबानी कलामी वादा किया तो हो सकता है सिर्फ उसी को पता हो। आप जब उसके घर पे पहुंचे तो शामियाना लगा हुआ है, अब अंदर गए तो वो लेटा हुआ है, यानी उसकी डेथ हो चुकी है और लोग जो है उसको ले आने वाले हैं, सब कह रहे हैं शक्ल देख लो आखिरी दफा, आपने बोला देख लेता हूं भाई। उसके बाद जब आप कब्रिस्तान गए, आप बोला चलो कब्रिस्तान भी चले जाता हूं, गए वहां पर आपने सोचा कोई आवाज लगाएगा कि इसके किसी उधार का मसला है, किसी ने आवाज नहीं लगाई। अब वापस आए, आपने छोले की बिरयानी आलू की बिरयानी खाई, उसके बाद भी किसी ने आवाज नहीं लगाई। तो अब इसका मतलब है आपको पक्का पता चल गया कि अब तो पैसे नहीं मिलने वाले। मतलब डेथ की कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने उसके पैसे देने की हामी नहीं भरी तो उसका जो डेथ था वो क्या हो जाए, बैड हो जाए। और क्या कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा ये भी कंडीशन हो सकती है कि आप कस्टमर के घर पे पहुंचे, खटकाए जा रहे हैं, तो एक बंदा सामने से जा रहा है, बोल रहा है भाई नीचे भी तो देख लो ताला लगा हुआ है, इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा तुम्हें। इसका मतलब है कस्टमर फरार हो गया, स्कैप्ड, यानी कस्टमर भाग गया, अब कस्टमर से आपको पैसा नहीं मिल सकता। इसके अलावा क्या हो सकता है, आप कस्टमर के पास पहुंचे और आपने कहा भाई वो पैसा तो दे दो, तो कस्टमर क्या कह रहा है, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। यानी अब कस्टमर जो है उसको पागल हो गया, मतलब इसे कहते हैं अनसाउंड माइंड। बिजनेस में अनसाउंड माइंड क्या होता है, अनसाउंड माइंड ऐसा बंदा होता है जिसकी समझ में नहीं आए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब कस्टमर जब पागल हो गया तो उसका वादा भी तो पागल हो गया ना, खत्म, आपको पैसे थोड़ी मिलेंगे। यानी डेथ हो जाए, इंस्टॉलमेंट हो जाए, स्कैप हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, बदमाश निकल जाए, और भी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है कस्टमर से आपको पैसा ना मिले। तो आपका जो डेट था वो क्या हो गया, बैड। अब आपने अपने पास लिखा हुआ है ना अकाउंट रिसेबल 3 लाख, अब आप उस अकाउंट रिसेबल को अपने पास लिखे रहने देंगे? आप बोलेंगे नहीं अब तो ये मिलना ही नहीं है, तो इस अकाउंट रिसेबल को हटा दो। यहां पर आपने देखी जब गुड डेट हुआ था तो आपने अकाउंट रिसेबल कम करके क्रेडिट किया, लेकिन उसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ था, कैश। लेकिन अब जो आप अकाउंट, अब यहां पर भी आप एंट्री बनाएंगे, आप बोलेंगे एंट्री पास करो और अकाउंट रिसेबल को क्रेडिट करके खत्म कर दो, क्योंकि अकाउंट रिसेबल अब कलेक्ट नहीं होने वाला, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कैश डेबिट नहीं होगा, क्योंकि कैश तो मिलेगा ही नहीं, तो आपका ये एक्सपेंस हो गया। और ये क्या कहलाएगा, बैड डेट्स एक्सपेंस। यानी ये एंट्री कब बनेगी, जब कस्टमर आपको पैसा ना दे सके, इसकी आपको 100% उम्मीद हो जाए कि अब पैसा नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में ये एंट्री बनाएंगे। आप अकाउंट रिसीवेबल कम करके क्रेडिट करेंगे और बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। अब बात गौर से सुनिएगा, एज्यूम करें हमने सेल की है कब, 2023 में, 2023 दिसंबर 15 को हमने कस्टमर को गुड्स बेची और कस्टमर के पास हमें कलेक्शन के लिए जाना है 2024 में, अगले साल, अगले अकाउंटिंग पीरियड में। अब अगले अकाउंटिंग पीरियड में जब कस्टमर के पास जाएं आप, फॉर एग्जांपल जैन 20 को आप कस्टमर के पास गए पैसा लेने के लिए और कस्टमर से पैसा नहीं मिल सका, रिकवरी नहीं हुई, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट कहते हैं इसको, डिफॉल्ट हो गया। ऐसी कंडीशन में ये एंट्री जो बनाई हमने, बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये कब बना रहे होंगे आप, 2024 Feb 20 को। और ये एक्सपेंस कब रिकॉर्ड हो रहा होगा, 2024 Feb 20 को। लेकिन इससे रेलेवेंट आपने सर्विसेज यानी कि रेवेन्यू कब अर्न की है इससे रिलेटेड, 2023 में। तो ये जो एक्सपेंस है इसकी रिलेटेड रेवेन्यू 2023 में है, और मैचिंग प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, हर वो रेवेन्यू जो हम अर्न करें उससे रिलेटेड एक्सपेंस उसी ईयर में रिकॉर्ड करके उसी रेवेन्यू में से लेस करेंगे ताकि सही प्रॉफिटेबिलिटी निकले। अब ये एक्सपेंस, तो ये जो एक्सपेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसका जो रेवेन्यू है वो तो 2023 में रिकॉर्ड हुआ है और एक्सपेंस आप 2024 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये 2024 में हुआ एज्यूम करें और सेल हमने की थी 2023 में, तो क्या मैचिंग हो पा रही है? क्या रेवेन्यू जो 2023 में आपने कमाई थी ये एक्सपेंस उसी से रिलेटेड है? अगर आप 2023 में वो सेल ना करते दिसंबर 15 को तो क्या ये बैड डेट्स होता? इसका मतलब बैड डेट्स हुआ क्यों है? ये उसी सेल की वजह से हुआ है जो 2023 में अर्न हुई थी। तो ये एक्सपेंस 2023 की रेवेन्यू में से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ना कि 2024 की रेवेन्यू में से। अगर इस एक्सपेंस को मैं 2024 में रिकॉर्ड करूंगा तो ये 2024 के रेवेन्यू में से लेस होगा 2024 के इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम
2023 की भी गलत हो जाएगी, 24 की भी गलत हो जाएगी। तो ये जो एक्सपेंस है कब रिकॉर्ड करना चाहिए हमें? 2023 में। लेकिन कस्टमर तो 2024 में फरार होगा और उसकी मौत होगी वगैरह वगैरह, तो फिर क्या करेंगे? तो एक स्टूडेंट मुझे क्या कह रहा है, सर एक काम करते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं दिसंबर 31 2023 में, मार देते हैं उसको पागल कर देते हैं। भाई ये आप कहानी थोड़ी करेंगे। आप चाहते हैं कि बैड डेट्स हो? नहीं, बैड डेट्स होगा अगले साल। इस साल हो गया तो बात खत्म हो गई ना। अगर इसी साल हो जाए तो इसी साल एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा, मसला नहीं है। मसला ये है कि अगले साल अगर बैड डेट्स होता है और सेल इस साल की है तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करें फिर हम? क्या करेंगे? क्या एडजस्ट? कैसे एडजस्ट करेंगे भाई? 2000 दिसंबर 31 को आप कस्टमर्स के पास गए, कस्टमर से पूछ रहे हैं तो सारे कस्टमर क्या बोल रहे हैं? हम पैसे देंगे। 2023 दिसंबर 31 को क्या कंडीशन है? सारे कस्टमर जो है ना आपके, वो सब क्या बोल रहे हैं? हम पैसे देंगे। ये डिफॉल्ट तो कब होगा? 2024 में। 23 के एंड में तो सारे बोल रहे हैं पैसे देंगे, तो बैड डेट 2023 के एंड में तो नजर नहीं आ रहा ना आपको। लेकिन अगर 2024 में बैड डेट्स होगा तो फिर ये मैचिंग प्रिंसिपल को तोड़ेगा कि ये एक्सपेंस 2023 की सेल से रिलेटेड है। तो क्या करें फिर 2023 के एंड में? क्या करें? हाँ, क्या डाउटफुल? एक्सप्लेन करें ना। कैसे चेक करेंगे देगा नहीं देगा? ये बोल रहा है ना, ये बोल रहा है। हाँ, एजम्पशन मतलब एजम्पशन विदाउट डाटा होती है। एजम्पशन जो है ना उसके पीछे कोई बेस नहीं होती। कोई और वर्ड यूज करें। जी सही बोल रहे हैं आप, लेकिन कोई और वर्ड यूज करते हैं ना आप। एक वर्ड आपने यूज किया, सही, गुड। हाँ, क्या करेंगे? पैसे हमको नहीं देखेंगे। अगर माजी में वो पैसे नहीं देते हुए आया तो मुझे आप उधार ही नहीं देना। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि माजी को देख के, कस्टमर के माजी को देख के नहीं करेंगे, अपने बिजनेस के माजी को देखते हुए काम करेंगे। कस्टमर का माजी अगर खराब था तो फिर तो हमने उधार देना ही बंद कर दिया होगा उसको। हमने तो ऐसे कस्टमर्स को उधार दिया जिससे पैसा मिलने की उम्मीद थी। यानी साल के एंड में हम कुछ अंदाजे मारेंगे, इसको ऐसे कहेंगे, एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट कैसे करेंगे? कस्टमर को देखा जाकर, कस्टमर के कारोबार को एनालाइज किया तो दिख रहा है यार कि अब उसका कारोबार वैसा नहीं चल रहा जैसा पहले चल रहा था। एक कस्टमर के, कुछ कस्टमर्स के पास आप गए, आपको लग रहा है यार इनकी सेहत बहुत खराब है और ये सही नहीं लग रहा कि ये पता नहीं जिंदा रह पाएंगे नहीं पाएंगे, हॉस्पिटलाइज है। एक्सीडेंट हो गया, कुछ कस्टमर्स का एक्सीडेंट हो गया, एक साथ जा रहे थे आपके 3-4 कस्टमर, एक्सीडेंट हो गया। कुछ कस्टमर जो है उसके दिमागी हालात आपको लग रहे हैं यार पागल जैसी हरकत कर रहा है, मतलब इसको इस तरीके से। और कुछ कस्टमर ऐसे हैं इनको दिए पैसे दिए हुए थोड़े से टाइम हो चुका है, वो फिर भी आप उनके पास जा रहे हैं, थोड़ी दिनों बाद जा रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहा है। यानी आप इन तमाम कंडीशंस को और अपने पास एक्सपीरियंस को यूज करते हुए इस, अब तुम्हें समझ में क्या आएगा जब तुम लेट आओगे तो इन चीजों को एस्टिमेट करेंगे आप कि कितना अमाउंट 2024 में हमारा ऐसा हो सकता है कि हमें कस्टमर से ना मिले। और ये अंदाजा क्यों लगा रहे हैं आप? ये अंदाजा इस वजह से लगा रहे हैं कि जो एक्सपेंस 2023-24 में होगा उसको आप ये चाहते हैं कि 2023 के एंड में ही अंदाजा लगा के रिकॉर्ड कर लें, ताकि वो एक्सपेंस जो 2023 की रेवेन्यू से रिलेटेड है वो 2023 में क्या हो जाए? रिकॉर्ड हो जाए। पहले भी हुआ है। फिर ये हो गया कल वाला हिस्सा। अब क्या करेंगे? और मेरी क्लास 1 बजे करवाएं, हमेशा 1 से 3 क्लास कंप्लीट करवाएं, पूरे हमारे पास 2 आवर्स होनी चाहिए। आप क्या करेंगे? आप इसी ईयर के एंड में, कब? 2023 के एंड में ही यह एस्टिमेट करेंगे कि कितना अमाउंट हमें कस्टमर से फ्यूचर में 2024 में नहीं मिलेगा, और उस एक्सपेंस को जो कि 2024 में आएगा लेकिन है कब का? 23 का, उसको 23 के एंड में एस्टिमेट करके रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ये जो मैंने बैड डेट्स लिखा था वो क्या लिखा हुआ था? एक्चुअल बैड डेट्स। एक्चुअल बैड डेट्स का मतलब क्या है? जिस दिन कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है ना उसी दिन आपने वो एंट्री बनाई है। बट वी डू नॉट वांट इट। हम ये नहीं चाहते कि जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करे उसी दिन हम एंट्री बनाए। हम उस दिन थोड़ी रिकॉर्ड करना चाहते हैं। उस दिन रिकॉर्ड करेंगे तो 23 का एक्सपेंस 24 में रिकॉर्ड हो रहा होगा। बल्कि हम क्या चाहते हैं कि हम बैड डेट्स को
एस्टिमेट करके इसी साल के एंड में रिकॉर्ड कर लें। कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम एंट्री बनाएंगे। मैं इसके बारे में रीजन उसके वही है जो लिखे हुए। क्या एंट्री बनाएंगे? बैड डेट्स एक्सपेंस को तो हम डेबिट करेंगे। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट कब कर रहे हैं? ये हम 2023 के एंड में ही कर रहे हैं। 2023 दिसंबर 31 को ही ये काम हम कर रहे हैं। बैड डेट्स एक्सपेंस को तो हम डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट अगर हम अकाउंट रिसीवेबल को यहां पर कर दूं, कब कर रहा हूं ये? 23 के एंड में। 23 के एंड में तमाम कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं? पैसे देंगे नहीं देंगे? तो अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूं तो उसका मतलब क्या होगा कि वादा खत्म हो गया, यानी कस्टमर से पैसे मिलेंगे ही नहीं, लेंगे नहीं, मिलेंगे ही नहीं। यहां पे जो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है इसका मतलब है कस्टमर से पैसे मिल गए। यहां अगर मैं अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दूंगा इसका मतलब होगा कस्टमर से पैसे मिलेंगे ही नहीं। हालांकि ये बात नहीं है। कस्टमर दिसंबर, और यहां पर मैंने अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्यों किया था? यहां पर ये एक्चुअल बैड डेट्स है। ये 2024 में कस्टमर ने जब डिफॉल्ट किया ना उसी टाइम एंट्री बनी है, तो मैंने डायरेक्ट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया क्योंकि कस्टमर से पैसे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है। यहाँ पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, तो यहाँ मैं अकाउंट रिसीवेबल तो क्रेडिट नहीं कर सकता। अकाउंट रिसीवेबल तो मैं उसी दिन क्रेडिट करूंगा जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, लेकिन अभी मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पर मैं अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट करूंगा जिसका नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये किसकी जगह पर क्रेडिट हुआ है? अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे आगे तो अकाउंट रिसीवेबल लिखेंगे और उसमें से अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को क्या कर देंगे? लेस। लेकिन ये हमने फॉर द टाइम बीइंग किसकी जगह पर लिखा है? फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल हमने ये लिखा है, और हम यहाँ नरेशन भी लिख देंगे। वही सुनिए जरा बात को। टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। एस्टिमेटेड बैड डेट्स को हमने साल के एंड में रिकॉर्ड कर लिया। अब जब अगर अगले साल कस्टमर डिफॉल्ट कर गया वाकई में, तो फिर हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे जो अलाउंस ऑफ बैड डेट्स है ये मैंने किसकी जगह पे लिखा था, इसको मैं खत्म कर दूंगा। अकाउंट को खत्म करने का देखिए तरीका क्या होता है कि अगर कोई अकाउंट क्रेडिट में है, ये अकाउंट बना हुआ है, वो क्रेडिट में है 50, तो अगर मैं डेबिट भी कर दूंगा 50 से तो जीरो हो जाएगा। तो मैंने ये अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूंगा? 2024 में जब कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तो इस अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को डेबिट कर दूंगा। डेबिट करके इसको मैंने खत्म कर देना है, क्योंकि मैंने ये टेम्पररी तौर पर इस अकाउंट को ओपन किया हुआ था, और इसकी जगह पर मैं उस चीज को क्रेडिट करूंगा। किसको? अकाउंट रिसीवेबल को। यानी ये जो एंट्री बन रही है, ये एंट्री कब बन रही है? ये वाली दूसरी जो मैं बना रहा हूं 2024 में। और इसमें देखें, इसमें कोई बैड डेट्स एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। एक्सपेंस तो हमने 2023 में ही रिकॉर्ड कर लिया। ऐसी एंट्री बनाने का मकसद क्या है कि अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय मैं एक दूसरा अकाउंट क्रेडिट करूं जो डेफर कर दे अकाउंट रिसीवेबल के क्रेडिट होने को, और जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करे इसको मैं खत्म कर दूं और उसकी जगह में मैं क्या क्रेडिट कर दूं? अकाउंट रिसीवेबल। तो ये हमने बैड डेट्स को एस्टिमेट करने की एंट्री बनाई। ये नहीं बनानी हमें, ये तो 2024 में बनेगी। हमें ये एंट्री बनानी है बैड डेट्स को एस्टिमेट करने के लिए। यहां दोनों बनानी पड़ेंगे एस्टिमेटेड में। अगर आप ये अप्रोच यूज करते हैं तो फिर तो एस्टिमेट कर ही नहीं रहे ना। अगर आप बोल रहे हैं हम तो जिस दिन बैड डेट्स होगा उसी दिन एंट्री बनाएंगे, तो आप ये एंट्री बना रहे होंगे उस दिन जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करेगा, तो फिर आप एक्सपेंसेस को उस ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होंगे जिस ईयर में सेल हुई थी। लेकिन अगर आप ये अप्रोच यूज करते हैं तो आपको दो एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, एक साल के एंड में एस्टिमेट करते वक्त, और जिस दिन डिफॉल्ट होगा उस दिन ये एंट्री बनेगी। अब स्टूडेंट पूछते हैं क्वेश्चंस। हमने फॉर एग्जांपल एस्टिमेट किया 10,000 से बैड डेट्स होगा, यहां पर अगले साल 20,000 से बैड डेट्स हो गया, कस्टमर 20,000 का डिफॉल्ट कर गया तो क्या होगा? हमने एस्टिमेट किया 10,000 से बैड डेट्स होगा, अगले साल डिफॉल्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? हमने बैड डेट्स एस्टिमेट किया 10,000 से, अगले साल सिर्फ 1,000 का डिफॉल्ट हुआ तो क्या होगा? इस बारे में हम आगे बात करेंगे। कौन से चैप्टर में? वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के चैप्टर में। मतलब ये जो एडजस्टमेंट है जो अभी हमने पढ़ी है, दिस इज, इनमें से कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है? मैंने कितनी एंट्रीज बनाई है? 1, फिर ये 2 और ये 3 और ये 4। कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है इसमें? एडजस्टिंग एंट्री का मतलब क्या होता है? वी आर अपडेटिंग अवर अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर so that all the expenses and revenues should be maintained as per the matching and realization principle। तो कौन सी एडजस्टिंग एंट्री है इसमें से? बेटा ये वाली एडजस्टिंग एंट्री है, थर्ड वाली। ये वो एंट्री है जो हम बना रहे हैं पीरियड के एंड में, ताकि वो एक्सपेंस जो इस साल का है इसी साल रिकॉर्ड हो जाए। ये कोई एडजस्टिंग एंट्री थोड़ी है, तो जनरल एंट्री है उस दिन जिस दिन कस्टमर डिफॉल्ट करेगा। दिस इज द एडजस्टिंग एंट्री। और इसी एडजस्टिंग एंट्री को बताने के लिए मैंने आपको ये कहानी बताई है कि डेट दो टाइप के होते हैं, गुड डेट, बैड डेट। और यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो एक्चुअल बैड डेट्स अप्रोच।
ये एक्चुअल राइट ऑफ अप्रोच कहलाती है। हम ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे, ये अप्रोच यूज नहीं करेंगे, हम ये अप्रोच यूज करेंगे और एक एंट्री ये वाली बनाएंगे कब, बैड डेट्स को एस्टिमेट करते वक्त, और ये एंट्री बनाया करेंगे जब एक्चुअल बैड डेट्स होगा। लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वी आर ओनली गोइंग टू मेक दिस एडजस्टिंग एंट्री एंड एडजस्टिंग एंट्री इज क्लियर। लेकिन अभी इसके बारे में मजीद फ्यूचर में बातें होंगी, अभी आपको नहीं आती है। बस इतना पता है आपको कि जब भी हम एस्टिमेट करेंगे बैड डेट्स को तो हम बैड डेट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने के बजाय अलाउंस ऑफ बैड डेट्स को लिखेंगे। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर नॉट 100% कंफर्म दैट द कस्टमर विल नॉट पे, बिकॉज कस्टमर्स आर सेइंग दैट दे विल पे द मनी। तो अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करने का मतलब ये होता है कि कस्टमर का वादा खत्म, और वादा खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको ना मैंने यहां पर इसी चीज को, ये देखें ये बनाया हुआ, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा कि डेट दो टाइप का है, गुड डेट, बैड डेट, ये वही चीज है। एस्टिमेटेड बैड डेट्स में ये होता है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडजस्टमेंट फॉर एडजस्टमेंट नंबर 6 एंड इट्स वेरी सिंपल। इसके ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ज्यादा डिटेल में ना जाने का मकसद ये है कि ये आप बातें कर रहे हैं बार बार, इज देयर एनी प्रॉब्लम, मुझसे पूछे। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आस्क मी। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अकाउंटिंग साइकिल के न्यूमेरिकल्स करें। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अकाउंटिंग वेशन, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज पढ़ लें। एडजस्टिंग एंट्री में आज आखिरी एडजस्टिंग एंट्री, अब हम जाएंगे आगे। हमने एडजस्टिंग एंट्री क्यों पढ़ी, क्योंकि हम डाटा को अपडेट करना चाह रहे हैं। अब हम डाटा को अपडेट करेंगे इन 6 की 6 एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से। आपको मालूम है कि आपने अभी तक की प्रैक्टिस कर ली है ना, अब आपके पास काम आने वाला ज्यादा। मेरा काम कम और आपका काम ज्यादा हो जाएगा, सही है। और वो जो टाइम है वो आप बचा सकते हैं, मैं नहीं। क्या आप पूरा अकाउंटिंग साइकिल एक नजर में जब आपको मिल जाएगा ना दिखने के लिए कि भाई ये होता है अकाउंटिंग में, यानी आपको अकाउंटिंग साइकिल में ना पूरी अकाउंटिंग की पिक्चर दिख जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक यही फैसिलिटी, शुरू में यही पढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसे यही पढ़ना चाहिए पहले, क्योंकि पूरी इंटरनेशनल बुक्स में भी यही है, अकाउंटिंग साइकिल पहले पढ़ना चाहिए। एक दफा आपको पूरी पिक्चर दिख जाएगी ना, अकाउंटिंग में मैक्सिमम ये चीजें होती है। फिर जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग में वो उसी के अंदर से होंगे। जैसे भी अकाउंटिंग साइकिल में बैड डेट्स पढ़ा, इसका अलग से चैप्टर आएगा, डेप्रिसिएशन पढ़ा, इसका अलग से चैप्टर आएगा, और भी चीजें होंगी इनके अलग से चैप्टर्स आएंगे, सारी इसी में होंगे। अकाउंटिंग साइकिल से बाहर अकाउंटिंग ही नहीं है। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर सेइंग दैट हमारा जर्नल लेजर बना हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल क्या शो करता है, कितना पैसा कस्टमर से लेना है। एज्यूम करें हमने कस्टमर को 99 लाख की सर्विसेज अंजाम दी थी और उसमें से 98 लाख कलेक्ट हो गए, तो अब कितने कलेक्ट होना रह गए। अब बैड डेट्स किस में होगा, 99 लाख में या 1 लाख। अच्छा सही, ओके अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं। ओके, तो 99 लाख में से 98,000 तो 98 लाख तो कलेक्ट हो गए, कितने रह गए। ये 1 लाख जो रह गए ना बैड डेट, इसमें होगा, 98,000 में नहीं होगा क्योंकि वो तो कलेक्ट हो गया। कब की बात है, 2023 दिसंबर 31। और यहां बैलेंस नजर आ रहा है हमें कितना, 1 लाख रुपए। बेटा अकाउंटिंग साइकिल को अच्छी तरीके से और आराम से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आगे वाले टॉपिक्स आप खुद कर सकते हैं। अभी ये बच्चे हैं ना, इनकी क्लास में मैं टॉपिक्स जो है वो करवा देता हूँ, प्रैक्टिस इनको दे देता हूँ, ये खुद कर लेते हैं। जिन लोगों ने फॉलो किया उनकी बात कर रहा हूँ। इनकी क्लास में भी ऐसे हैं जिन लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह नहीं की, भी कुछ हैं तो वो अभी वीक है। और जो बच्चों ने प्रैक्टिस की है, हालांकि ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। अब डाटा फॉर एडजस्टमेंट, इट डिपेंड्स आप क्या करने वाले। डाटा फॉर एडजस्टमेंट हाँ कब आएगा, ये दिसंबर 31 को। क्या आया, एस्टिमेटेड बैड डेट्स आर 10% ऑफ। कल मैंने आपको क्विज भेजा था, करना नहीं था, बस उसमें एमसीक्यूज थे ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। जो मैं चीज भेजूं वो आपके लेवल के लिहाज से होगी, वो आपको करनी है। अकाउंट रिसीवेबल का 10% बैड डेट्स होगा, यानी कि ये 10% कहां से आया। ये जो मैनेजमेंट, ये 10% क्यों बोल रहा है, 12% क्यों नहीं बोल रहा है, ये पूछ रहा हूं। मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है, बैठ के फैसला किया है कि इतना % हमारा बैड डेट्स होगा। कैसे किया, वही जो हमने बातें की थी, कस्टमर को देखकर अला फला। तो कितना बन जाएगा ये 10,000, यानी वो कहना चाह रहे
2024 में 10,000 रुपए कस्टमर, 10,000 रुपए का कस्टमर क्या करेगा डिफॉल्ट? तो एक पर्टिकुलर कस्टमर या ऑन एन एवरेज सारे कस्टमर्स मिला के? नहीं, सारे कस्टमर्स का ये बैड डेट्स है। ये 1 लाख रुपए किसी एक कस्टमर से थोड़ी लेने हमें, सारे कस्टमर से लेने। तो इसमें टोटल बैड डेट्स 10,000 होगा, ये मतलब है इसका, पर्टिकुलर कस्टमर का नहीं। तो आप 2023 दिसंबर 31 को ही आप एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे? बैड डेट्स एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। कौन सी वाली बना रहा हूं मैं? एस्टिमेटेड बैड डेट्स वाली, ये जो मैंने आपको ही बनवाई थी, ये वाली एंट्री, ये एंट्री बनाएंगे आप। बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट। तो बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट, ये एक्सपेंस आपने इसी साल रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्रेडिट अकाउंट रिसीवेबल को नहीं करेंगे। अलाउंस फॉर बैड डेट्स किसकी जगह पर आया है? अकाउंट रिसीवेबल की जगह पर, और बाद में अकाउंट रिसीवेबल में से लेस भी होगा, इस वजह से इसकी नेचर भी कॉन्ट्रा एसिड है। पहले कॉन्ट्रा एसिड आया था आपके पास अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वो कॉन्ट्रा नॉन करेंट एसिड है, और ये कॉन्ट्रा करेंट एसिड है। नेचर याद रखा करें, तो मैं बता दूं कि इसकी नेचर क्या है। कॉन्ट्रा का मतलब है ये अकाउंट रिसीवेबल की उलट है, या अकाउंट रिसीवेबल में कमी करेगा। अभी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, आप देखिएगा अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होगा। कैसे होगा? अभी बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन आने वाली है। अलाउंस ऑफ बैड डेट्स क्रेडिट, नरेशन टू रिकॉर्ड एस्टिमेटेड बैड डेट्स। ओके, अमाउंट कितना आएगा इसका? यहां आप कैलकुलेट करके दिखा दें। 1 लाख का कितना? 10%। 1 लाख का 10% कितना बनेगा? 10,000। अब आप बताएं आपके पास नए अकाउंट कौन से ओपन होंगे? एक बैड डेट्स एक्सपेंस, इसके आगे अकाउंट्स ओपन करने के आगे वाली बात कोई भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। अभी बैड डेट्स की पर्पज में आपको सिर्फ बैड डेट्स की एंट्री आनी चाहिए बस। बाकी इसके जो चैप्टर आएगा उसमें डिटेल में हमारी सारी बातें आएंगी। वी हैव टू वेट फॉर दैट। बताओ कितना है? 10,000। और एक नया अकाउंट ओपन होगा अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स हमारा लेस हो जाता है किसमें से? अकाउंट रिसीवेबल में से। ये कहां आएगा? क्रेडिट में। 2023 दिसंबर 31, और एडजस्टमेंट में इसको क्रेडिट करेंगे कितने से? 9,000। बस इतना आपको पता होना चाहिए। तो वी हैव स्टडीड 6 एडजस्टमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट पोर्शन। अब हम करेंगे काम, तो उसके लिए जरा मुझे आप 2 मिनट दीजिएगा।